हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको आप सिंपली फ्रिक्शन भी कह सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आपको फ्रिक्शन का थोड़ा बेसिक्स पता होगा, लेकिन अभी हम लोग उसको बहुत ही डेप्थ में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन बोलते ही शायद आपके दिमाग में ऐसा आया हो कि वो ना होता तो शायद अच्छा होता, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से मेरा टायर घिस जाता है, फ्रिक्शन की वजह से मेरा चप्पल घिस जाता है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो शायद अच्छा रहता, इसीलिए हम लोग फ्रिक्शन को क्या कह देते हैं, इविल। लेकिन स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, ये लाइन भी आपने शायद सुना होगा। क्यों? तो स्टूडेंट्स, अगर फ्रिक्शन ना होता तो शायद लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल, ऐसा तो बहुत सारा रीजन दिया जा सकता है, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, बारिश हो रहा है और आप घर से निकले, तो क्या होगा अगर फ्रिक्शन ना हो तो? आपके सिर पे जो बारिश का बूंद एक गिरेगा, वो आपके सिर पे होल बना देगा। एक बारिश का बूंद जब गिरेगा आपके सिर पे, वो एक होल बना देगा। कैसे? स्टूडेंट्स, अगर फ्रिक्शन ना हो तो एक बारिश का ड्रॉप बहुत ही ऊपर से आता है, आपके सिर पे आते आते उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा वेलोसिटी नहीं होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन की वजह से उसका वेलोसिटी ज्यादा बढ़ नहीं पाता है, ठीक है। उसके बारे में आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। तो एयर फ्रिक्शन की वजह से उसका वेलोसिटी ज्यादा बढ़ नहीं पाता है, और आपके बॉडी पे जब आके हिट करता है तो वेलोसिटी ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर एयर फ्रिक्शन एग्जिस्ट ना करता तो बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ आपके बॉडी पे आके हिट करता। समझ में आ रहा है? तो देखिए फ्रिक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो मार्कर मैं अभी पकड़ के खड़ा हूं, अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये निकल जाता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये निकल जाता। मैं जितना भी कोशिश क्यों ना करूं, उसको पकड़ नहीं पाता। अगर मैं खड़ा हूं तो खड़ा रहता, चलने का कोशिश करता तो चल नहीं पाता, और अगर मूव कर रहा हो तो मूव करता रहता। एक कार अगर जा रहा है, वो हमेशा जाता रहेगा, वो ब्रेक नहीं लगा पाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? और भी बहुत सारा एग्जांपल्स दिया जा सकता है फ्रिक्शन के इंपॉर्टेंस का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्रिक्शन क्या है। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ये देखेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स कब एक्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो दिस इज एन हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इस पे एक बॉडी रखा हुआ है। एकदम रिलैक्स रहना है स्टूडेंट्स, फिजिक्स को एंजॉय करने का कोशिश करना है, ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। इस ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई फोर्स इस ब्लॉक पे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप क्लियरली देख सकते हो कि इस ब्लॉक का इस सरफेस के ऊपर, या इस सरफेस के रिलेटिवली, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का मूवमेंट का कोई टेंडेंसी नहीं है, ठीक है। देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक and this surface, this horizontal surface. तो स्टूडेंट्स, अगर रिलेटिव मोशन का कोई टेंडेंसी नहीं होता, रिलेटिव मोशन मतलब कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं स्टूडेंट्स, मतलब इस सरफेस, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के रेस्पेक्ट में, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के रेस्पेक्ट में, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के रिलेटिवली इसका मोशन का अगर कोई टेंडेंसी नहीं होता, तो स्टूडेंट्स कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता, ठीक है। अभी यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स
frictional force is absent या जीरो, यहां पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। सो आपको ये बात याद रखना है, नो रिलेटिव मोशन और नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन and if there is no tendency of relative motion then there is no friction। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है अभी तक सब क्लियर हो जाएगा, आप सिर्फ देखते रहिए। वही हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया और वही ब्लॉक लिया, इस बार एक बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ फोर्स लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0.1 न्यूटन। 0.1 न्यूटन। प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट, सब क्लियर हो जाएगा। इस बार हम लोगों ने फोर्स तो लगाया, इस ब्लॉक पे फोर्स तो लगाया, लेकिन बहुत ही कम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया, 0.1 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, और मान लेते हैं कि अभी भी ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, अभी भी ये ब्लॉक इस सरफेस के रिलेटिवली मूव नहीं कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, इतना जरूर आपको समझ में आया होगा कि यस, दो दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग ओवर दिस सरफेस, ओवर दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस, बट देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। लेकिन इस बार इस सरफेस के रिलेटिवली इस बॉडी के मोशन का टेंडेंसी है, मूव नहीं कर रहा है लेकिन मूव करना चाहता तो है, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है। हाँ या ना स्टूडेंट्स? यस। सो नाउ देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, यहां पे नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन फॉर दिस केस। सो नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, नो फ्रिक्शनल फोर्स, सिंपल। ठीक है, यहां पे भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, सरफेस के रिलेटिवली, सरफेस के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, बट देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव सुन के टेंशन नहीं लेना है, मतलब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के रेस्पेक्ट में देखा जाए या इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के रिलेटिवली देखा जाए तो ये ब्लॉक मूव करना चाहता है। देयर इज सम टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, बट द ब्लॉक इज नॉट मूविंग। फोर्स थोड़ा देते ही थोड़ी ना मूव हो जाता है। एक टेबल रखा हुआ है, मैं उसको ऐसे उंगली से धक्का दूंगा, मूव हो जाएगा क्या? मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए तो मैंने थोड़ा छोटा फोर्स दिया। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी होता, इफ देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस, ठीक है, बिटवीन टू सरफेस ऑफ टू बॉडीज, देन फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इस बार फ्रिक्शनल फोर्स आ चुका है। और एक केस देख लेते हैं लास्ट, फिर से वही हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, फिर से वही हॉरिजॉन्टल सरफेस और वही ब्लॉक, और इस बार थोड़ा इस पे ज्यादा फोर्स लगा देते हैं, लेट्स से 10 न्यूटन। ठीक है, और मान लेते हैं नाउ relative to this surface, relative to this horizontal surface, this block is moving. Relative to this horizontal surface मतलब इस सरफेस के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक मूव कर रहा है, सिर्फ टेंडेंसी नहीं है, मूव कर रहा है सचमुच में। ठीक है, तो लिख देते हैं there is relative motion, there is relative motion. In that case also frictional force is not equals to zero. ठीक है, यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या था?
यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स था 0। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मैं अभी बोलूं कि फ्रिक्शनल फोर्स कब आता है, ठीक है, अगर दो बॉडी टच किया हुआ है, अगर दो बॉडी टच किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो अभी मेरा दो हाथ का पंप टच किया हुआ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कब आएगा? क्या टच होते ही फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा? क्या सरफेस के कांटेक्ट में आते ही फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा? आंसर इज नो। जैसे कि यहां पे ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर है, क्या फ्रिक्शनल फोर्स आ चुका है इन दोनों के बीच में? आंसर इज नो। इफ देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन और नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है, रिलेटिव मोशन तो है नहीं और रिलेटिव मोशन का कोई टेंडेंसी भी नहीं है, देन देयर इज नो फ्रिक्शन। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। नेक्स्ट, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो इस बॉडी पे मैंने एक छोटा सा फोर्स लगाया, एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ, मतलब बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का एक फोर्स लगाया, तो अभी भी ये मूव नहीं कर रहा है, बट देयर इज सम टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। दो दिस ब्लॉक is not moving over this surface, though this block is not moving relative to this surface, but there exists some frictional force। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जब एक बॉडी दूसरे सरफेस के रिलेटिवली मूव करता है सिर्फ तब फ्रिक्शनल फोर्स आता है। नो स्टूडेंट्स, अगर मूव ना करे लेकिन रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी है, देन ऑल्सो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट। समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, इस पे मैंने क्या किया, फोर्स का मैग्नीट्यूड काफी बढ़ा दिया। ठीक है, और ये मानते हैं अभी, मतलब ये मान रहा हो कि ये बॉडी, ये ब्लॉक इस सरफेस के रिलेटिवली मूव कर रहा है। Now, if there is relative motion, then also frictional force will be there. तो frictional force कब रहेगा स्टूडेंट्स? इस केस में एंड इस केस में। That means if there is tendency of relative motion or if there is actually relative motion taking place, then in these two cases frictional force will come into play. समझ में आया स्टूडेंट्स? तो एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। Whenever a body moves or tends to move, ठीक है, moves or tends to move over the surface of another body, ठीक है, a force comes into play which acts tangentially to the surface of contact। ये फोर्स जो है वो सरफेस के टेंजेंशियली एक्ट करता है, वो आगे जाके हम लोग का क्लियर हो जाएगा। अभी मैं मतलब आगे जाके अभी थोड़ी देर में मैं सब कुछ करवाने वाला हूँ फ्रिक्शनल फोर्स के डायरेक्शन के बारे में। तो विच एक्ट्स टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड अपोजेस द रिलेटिव मोशन। आप सिर्फ ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स, हो जाएगा। अपोजेस द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। आपको सिर्फ ये वाला और ये वाला चीज याद रखना है, आपका फ्रिक्शन आधा खत्म हो गया बेसिकली। ठीक है, अगर आपको ये दो लाइन समझ में आ गया, आपका फ्रिक्शन मतलब आधा सॉल्व हो चुका है, आधा आपको समझ में आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन को रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी या रिलेटिव मोशन पसंद नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज रिलेटिव मोशन, समझ में आया होगा। विथ रेस्पेक्ट टू माई लेफ्ट हैंड और रिलेटिव टू माई लेफ्ट हैंड, माई राइट हैंड इज मूविंग लाइक दैट। समझ में आया होगा, दिस इज रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन एंड टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, इन दोनों चीज को, इन दोनों सिचुएशन को फ्रिक्शन अपोज करता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करता है। समझ में आया स्टूडेंट्स?
आया, ठीक है। तो अभी बेसिकली मैंने ये समझा है कि फ्रिक्शनल फोर्स कब एक्ट होता है। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ये देखेंगे कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस ओर होता है। तो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस ओर होता है ये आपका बहुत ज़्यादा मतलब क्लियर हो जाएगा अगर आपका एक चीज़ क्लियर रहे कि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है या रिलेटिव मोशन के टेंडेंसी को अपोज करता है। फ्रिक्शन को रिलेटिव मोशन पसंद नहीं है या रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी भी उसको पसंद नहीं है, ठीक है। अगर आप इस चीज को अच्छी तरह से याद रखेंगे, फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो मैं 2 एग्जांपल ले लेता हूं, उसके बाद प्रॉब्लम्स भी करेंगे तो आपका और क्लियर होता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये एक बॉडी है, इसका कुछ नाम दे देते हैं, लेट दिस बॉडी बी ए, ठीक है। और ये एक दूसरे बॉडी के ऊपर रखा हुआ है, तो नीचे वाले बॉडी का नाम दे देते हैं बी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, मान लेते हैं कि ऊपर वाले बॉडी पे एक फोर्स लगा एफ, ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, कहानी जैसा बोलूंगा, ध्यान से सुनना है, अच्छा लगेगा शायद। तो ऊपर वाले बॉडी पे फोर्स लगा एफ, फोर्स लगते ही बॉडी ए का या ब्लॉक ए का टेंडेंसी होगा कि वो ब्लॉक बी के रेस्पेक्ट में मूव करे। फोर्स किस पे लगा? ए पे। तो अभी ब्लॉक ए का टेंडेंसी होगा कि वो ब्लॉक बी के रिलेटिवली मूव करे, ठीक है। लेकिन रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी या रिलेटिव मोशन अगर होगा तो अभी कौन आ जाएगा? फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन को रिलेटिव मोशन पसंद नहीं है। कभी भी अगर रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी आएगा तब कौन आ जाएगा? फ्रिक्शन। तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, तो फ्रिक्शन को हम लोग अच्छी तरह से दिखा पाए इसलिए मैं बॉडी को थोड़ा फ्री करके दिखा रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज द अपर बॉडी ए एंड दिस इज द लोअर बॉडी बी, ठीक है। और अपर बॉडी पे फोर्स लग रहा है एफ। तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स जो बॉडी ए पे लगा, बॉडी ए का एक टेंडेंसी आ गया बी के रिलेटिवली राइट की ओर मूव करने का, ठीक है। जैसे ये टेंडेंसी आया, रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी आया, ठीक है, तब कौन आ जाएगा? अभी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिलेटिव मोशन बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन यहां पे आएगा, फ्रिक्शन यहां पे भी आएगा। ऑब्वियसली फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, फोर्स सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। एक को आप कहते हो एक्शन, दूसरे को आप कहते हो रिएक्शन, ठीक है। तो ध्यान से, फ्रिक्शन यहां पे आएगा, फ्रिक्शन यहां पे भी आएगा। नेक्स्ट, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, यहां का फ्रिक्शन, बॉडी ए का फ्रिक्शन, ब्लॉक ए का फ्रिक्शन ब्लॉक ए के साथ बात करेगा, ब्लॉक बी का फ्रिक्शन ब्लॉक बी के साथ बात करेगा। तो ध्यान से सुनना है, तो ब्लॉक ए का फ्रिक्शन ब्लॉक ए के साथ बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? ध्यान से सुनिए कि तुम ब्लॉक ए, तुम तो ब्लॉक बी के रेस्पेक्ट में राइट की ओर जाना चाहते हो। कौन बात कर रहा है? ब्लॉक ए का फ्रिक्शन ब्लॉक ए के साथ बात कर रहा है, जिसका फ्रिक्शन उसके साथ बात करेगा। तो ब्लॉक ए का फ्रिक्शन ब्लॉक ए को बोल रहा है कि तुम तो ब्लॉक बी के रेस्पेक्ट में राइट की ओर जाना चाहते हो, ब्लॉक बी को छोड़ के राइट की ओर जाना चाहते हो, लेकिन मुझे ये सब बात पसंद नहीं है, मुझे रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी पसंद नहीं है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम ब्लॉक बी को छोड़कर राइट की ओर जाओ, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स लग गया टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ में आया स्टूडेंट्स? अच्छा लगा होगा शायद। नेक्स्ट, अभी ब्लॉक बी का फ्रिक्शन किसके साथ बात करेगा? ब्लॉक बी के साथ बात करेगा, सिंपल।
ब्लॉक बी का फ्रिक्शन ब्लॉक बी के साथ बात करेगा। तो ब्लॉक बी का फ्रिक्शन ब्लॉक बी को क्या बोल रहा है, सुनिए। ब्लॉक बी का फ्रिक्शन ब्लॉक बी को बोल रहा है कि ब्लॉक बी तुम्हारे रेस्पेक्ट में ए, तुम्हारे रेस्पेक्ट में ब्लॉक ए तो राइट की ओर जाना चाह रहा है, तुमको छोड़ के ब्लॉक ए तो राइट की ओर जाना चाह रहा है। तो तुमको अगर इसके साथ रहना है, तुमको अगर ब्लॉक ए के साथ रहना है तो तुमको भी राइट की ओर फोर्स लगाना पड़ेगा, तुम पे भी राइट की ओर फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर नहीं हुआ? थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा स्टूडेंट्स। फ्रिक्शन को रिलेटिव मोशन नहीं पसंद। फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों बॉडी साथ साथ रहे, दोनों बॉडी साथ साथ रहे। ध्यान से सुनना है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन को अभी मत देखिए। ब्लॉक बी का फ्रिक्शन ब्लॉक बी को बोल रहा है कि तुमको छोड़ के ए राइट की ओर जाना चाहता है, तुमको छोड़ के ए तो राइट की ओर जाना चाहता है। तो तुमको अगर ए के साथ रहना है, कौन बोल रहा है? ब्लॉक बी का फ्रिक्शन ब्लॉक बी को। तुमको अगर ए के साथ रहना है तो तुमको भी राइट पे फोर्स लगाना पड़ेगा, तुम पे भी राइट पे फोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? तो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन हमेशा ये कोशिश करता है कि दो बॉडी साथ पे रहे, दो बॉडी साथ साथ रहे। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, समझ में आया? आ गया? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। तो आप ये चीज भी देख सकते हो स्टूडेंट्स कि इस पे जितना फ्रिक्शन लगेगा, ब्लॉक ए के इस सरफेस पे जितना फ्रिक्शन लगेगा, ब्लॉक बी के इस सरफेस पे भी सेम फ्रिक्शन लगेगा, बिकॉज एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन। ठीक है, और ऑपोजिट भी है। एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया? आया? और क्लियर होगा, और एक एग्जांपल लेंगे और क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो इस बार सेम सिस्टम ले लेते हैं, लेकिन इस बार हम लोग फोर्स लगा देंगे बी पे, फोर्स लगा देंगे बी पे। ठीक है, तो बी पे फोर्स लगाने से बी का टेंडेंसी कैसा होगा स्टूडेंट्स? यस, बी का टेंडेंसी ऐसा होगा कि वो ब्लॉक ए के रिस्पेक्ट में राइट की ओर जाना चाहेगा। मतलब बी का टेंडेंसी कुछ ऐसा होगा कि वो ए को छोड़ के या ए के रिस्पेक्ट में बी को, मतलब बी पे फोर्स लग रहा है ना, तो बी का टेंडेंसी ऐसा होगा, ब्लॉक बी का टेंडेंसी ऐसा होगा कि वो ब्लॉक ए को इसी जगह पे रख के वो राइट की ओर चले जाए, ऐसा टेंडेंसी होगा। लेकिन ऐसा टेंडेंसी आते ही कौन आ जाएगा? फ्रिक्शन, जिसको रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी या रिलेटिव मोशन उसको बिल्कुल नहीं पसंद। वो चाहता है कि दोनों साथ साथ रहे। सो ये हो गया ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी। क्लियर? समझ में आया? और फोर्स किस पे लगा इस बार? ब्लॉक बी पे। तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। प्लीज कंसेंट्रेट। ए पे फ्रिक्शन लगेगा, बी पे भी फ्रिक्शन लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शन कैसे लगता है? टेंजेंशियली, सरफेस के टेंजेंशियली लगता है। ठीक है, और फ्रिक्शन क्या चाहता है कि दोनों बॉडी साथ साथ रहे, रिलेटिव मोशन पसंद नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। ब्लॉक ए का फ्रिक्शन किसके साथ बात करेगा? ब्लॉक ए के साथ। और ब्लॉक बी का फ्रिक्शन किसके साथ बात करेगा? बी के साथ। ब्लॉक ए का फ्रिक्शन चाहेगा कि ए बी के साथ रहे, ब्लॉक बी का फ्रिक्शन चाहेगा कि ब्लॉक बी ए के साथ रहे। समझ में आया होगा? नेक्स्ट, ब्लॉक ए का फ्रिक्शन अभी बात करेगा। ठीक है, तो ब्लॉक ए का फ्रिक्शन ए को बोल रहा है, ब्लॉक ए का फ्रिक्शन ए को बोल रहा है कि ब्लॉक बी तो तुमको छोड़ के राइट में जाने का कोशिश कर रहा है। ब्लॉक ए का फ्रिक्शन ब्लॉक ए को बोल रहा है कि ब्लॉक बी तो तुमको छोड़ के राइट की ओर जाने का कोशिश कर रहा है। तो तुमको अगर इसके साथ रहना है तो तुम पे किस ओर फोर्स लगना पड़ेगा? राइट की ओर। समझ में आया? आया स्टूडेंट्स? आना चाहिए ना, अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी इस पे भी फ्रिक्शन लगेगा। आप तो वैसे अभी
न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा के डायरेक्ट बोल सकते हो बी पे तो फ्रिक्शन इस ओर लगेगा, वेरी गुड। लेकिन कॉन्सेप्ट भी एक बार देख लेते हैं। ब्लॉक बी का फ्रिक्शन बी के साथ बात करेगा, ठीक है। तो ब्लॉक बी का फ्रिक्शन बी को बोल रहा है, ब्लॉक बी का फ्रिक्शन बी को बोल रहा है, अरे तुम तो ए को छोड़ के राइट की ओर जाना चाह रहे हो। ब्लॉक बी का फ्रिक्शन ए को बोल रहा है कि तुम तो ए को छोड़ के राइट की ओर जाना चाहते हो, तुम तो ए को छोड़ के राइट की ओर जाना चाहते हो, लेकिन मुझे रिलेटिव मोशन पसंद नहीं है, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, तुमको ए के साथ ही रहना है। तो समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। तो ब्लॉक बी का फ्रिक्शन बी को राइट की ओर जाने नहीं देना चाहता, ठीक है, क्योंकि राइट की ओर जाने देगा तो ए से अलग हो जाएगा, लेकिन ए से तो अलग नहीं चाहता, ए के साथ रहना चाहता है। समझ में आया कि नहीं? तो ए के साथ रहने के लिए फ्रिक्शन किस ओर लगाना पड़ेगा, फोर्स किस ओर लगाना पड़ेगा, लेफ्ट की ओर, ठीक है। समझ में आया? तो ए बॉडी में फ्रिक्शन चाहेगा कि वो बी के साथ रहे, इसलिए बी राइट की ओर जाना चाह रहा है, तो ए पे भी फ्रिक्शन राइट की ओर लग रहा है जिससे कि बी के साथ रह पाए। समझ में आया? और बी का फ्रिक्शन चाहेगा कि बी ए के साथ रहे, ठीक है। तो बी तो राइट की ओर टेंडेंसी है, तो ए के साथ रहने के लिए उसको लेफ्ट पे फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? आया? तो जिस बॉडी पे फ्रिक्शन है वो चाहता है कि उस बॉडी पे फ्रिक्शन वैसे लगे जिससे कि वो दूसरे बॉडी के साथ रहे। समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी एग्जांपल्स नहीं देखेंगे, उससे पहले और काफी चीज समझना जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी मैंने समझाया कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस ओर होता है, ठीक है। वैसे शायद आपके दिमाग में ऐसा हो कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट होता है, लेकिन स्टूडेंट्स ये पार्शियली करेक्ट है, मतलब हमेशा ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना तो पता चल गया कि फ्रिक्शन ऐसा नहीं है कि जब मोशन होता है तो भी एग्जिस्ट करता है, तो बिना मोशन के भी फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। When there is tendency of relative motion, then also friction do exist. तो हम लोग ऐसे तो नहीं बोल सकते कि फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको थोड़ा अनलर्न करना है, ठीक है। कैसे मैंने दिखाया फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना, ठीक वैसे ही निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़े स्टूडेंट्स। अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। आपको ध्यान देना है, अभी आपको काफी ध्यान देना है बहुत ही इजी है, लेकिन आपको ध्यान देते रहना है। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल से समझाता हूं तो शायद ज्यादा इजीली समझ में आए। तो ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अभी तो कोई टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं है, अभी कोई टेंडेंसी ऑफ मोशन है क्या स्टूडेंट्स? नो। तो इफ देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ मोशन देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है। इफ देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन देन देयर इज नो फ्रिक्शन। नाउ प्लीज कंसंट्रेट स्टूडेंट्स। अभी अगर इस ब्लॉक पे इस और फोर्स लगेगा तो इस पे फ्रिक्शन किस और लगेगा, एक बार देख लेते हैं। तो ये है ब्लॉक और ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है स्टूडेंट्स। और फोर्स किस ओर लगा ब्लॉक पे, टुवर्ड्स राइट। तो अभी ब्लॉक का टेंडेंसी होगा कि ब्लॉक इस सरफेस के रेस्पेक्ट में राइट की ओर मूव करे। ब्लॉक का टेंडेंसी होगा कि ब्लॉक इस सरफेस के रिलेटिवली राइट की ओर मूव करे, लेकिन रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी आ जाएगा तो कौन आ जाएगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इस ब्लॉक को बोलेगा, फ्रिक्शन इस ब्लॉक को बोलेगा कि तुम तो इस सरफेस के रिलेटिवली राइट की ओर मूव करना चाह रहे हो। यहां का फ्रिक्शन ब्लॉक का फ्रिक्शन ब्लॉक को बोलेगा, ब्लॉक का फ्रिक्शन ब्लॉक को बोल रहा है कि तुम
इस सरफेस के रिलेटिवली राइट की ओर मूव करना चाह रहे हो, लेकिन मुझे रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी पसंद नहीं है, तो मैं तुमको राइट की ओर मूव करने नहीं दूंगा, तो किस ओर लगाएगा फ्रिक्शन, किस ओर, ठीक है। और इस सरफेस पे किस ओर लगेगा, इस ओर। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये अभी हम लोग याद रखेंगे, याद रख के तो जल्दी जल्दी एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान देना है। तो जस्ट मैं खुद से बनाया हुआ एग्जांपल लूंगा जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये एक बॉडी है जो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। मान लेते हैं, प्लीज कहानी शुरू हो चुका है, आपको ध्यान देते रहना है अभी। हाँ, तो मान लेते हैं इस बॉडी पे इस और फोर्स लगा 1 न्यूटन, ठीक है। इस बॉडी पे इस और फोर्स लगा 1 न्यूटन। प्लीज कंसंट्रेट। इसको 1 न्यूटन फोर्स लगा, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। जस्ट मान लेते हैं इस पे 1 न्यूटन लगा, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा है स्टूडेंट्स, फ्रिक्शनल फोर्स इस और होगा, अभी अभी मैंने दिखाया हुआ है, वो भी 1 न्यूटन होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स ने अप्लाइड फोर्स को स्टूडेंट्स बैलेंस कर दिया। दिस इज अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ने अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर दिया, कैंसिल कर दिया भी बोल सकते हो। इसीलिए ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। बिकॉज दिस ब्लॉक is not moving over this surface. This block is not moving relative to this surface. Is not moving. इसीलिए इसको static friction कहा जाता है। क्या फ्रिक्शन कहा जाता है? Static friction. Static. ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? और आप देख सकते हो कि this static friction is equal to applied force. The magnitude of the static friction is equals to applied force is equals to the magnitude of applied force. समझ में आया? चलिए देखते रहिए, काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट, इसी ब्लॉक को मैं दिखा रहा हूं बार बार, ठीक है। अभी हम लोगों ने फोर्स बढ़ा दिया, कितना कर दिया? 2 न्यूटन कर दिया, अप्लाइड फोर्स। अच्छा, मान लेते कि ब्लॉक अभी भी मूव नहीं कर रहा है। तो ब्लॉक अगर अभी भी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया? वेरी गुड, इट इज 2 न्यूटन। ब्लॉक अभी भी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कि फ्रिक्शनल फोर्स ने अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर दिया, ठीक है। और बढ़ाते हैं, चलिए और बढ़ाते हैं। इस बार हम लोगों ने 3 न्यूटन किया, फिर भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। अप्लाइड फोर्स 3 न्यूटन कर दिया हम लोगों ने। इस ब्लॉक पे अप्लाइड फोर्स पहले कितना था? सबसे पहले अप्लाई किया तो 1 न्यूटन, मूव नहीं किया। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी 1 न्यूटन। 2 न्यूटन दिया, मूव नहीं किया, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज 2 न्यूटन। 3 न्यूटन दिया, अभी भी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ने फिर से बैलेंस कर दिया, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज 3 न्यूटन। स्टूडेंट्स, यहां से आपको कुछ चीज समझना है और याद रखना है। क्या कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड एंड अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड एंड अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, ठीक है, ठीक है। और एक चीज, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ता है, स्टैटिक फ्रिक्शन खुद ब खुद बढ़ रहा है। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ा, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन भी खुद ब खुद बढ़ा या खुद ब खुद एडजस्ट हुआ। इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है।
ठीक है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन का भी मैग्नीट्यूड इक्वली बढ़ रहा है, इसीलिए उसको सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है। और एक चीज क्या याद रखने के लिए बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट प्लीज ध्यान देना है अभी। हाँ, नेक्स्ट हम लोग बढ़ा रहे फोर्स, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। नेक्स्ट मान लेते, मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जब अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन हुआ, जब अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन हुआ, तब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मान लेते हैं कि पूरा क्लास जिसमें 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के सामने ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है। तो जब 4 न्यूटन हुआ, 4 न्यूटन जब अप्लाई हुआ, 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से काफी स्टूडेंट्स ने ये बोला कि ब्लॉक अभी मूव करेगा लग रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस, विथ रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस, रिलेटिव टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। अभी काफी स्टूडेंट्स ने ये बोला कि ब्लॉक इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, मतलब ब्लॉक मूव करेगा लग रहा है। और बहुत लोगों ने बोला थोड़ा मूव किया, मतलब कंफ्यूजन चल रहा है। समझ में आया कि नहीं? किस स्टेट का बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहा है, मतलब लगभग 50% स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहा है कि सर मुझे ब्लॉक ना थोड़ा मूव करते हुए दिखा। जैसे ही आपने फोर्स बढ़ाते अप्लाइड फोर्स बढ़ाते 4 न्यूटन जैसे आप अप्लाई किया, मुझे ना ब्लॉक थोड़ा मूव करते हुए दिखा। और बाकी 50% स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूं कि सर ब्लॉक मूव नहीं किया, मूव करेगा सिचुएशन लग रहा है। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? इन दैट केस बेसिकली ब्लॉक अभी भी, आप दोनों बात करेक्ट है, बेसिकली दोनों बात करेक्ट है। किसी को दिखा कि ये ब्लॉक ने शायद थोड़ा मूव किया, और किसी को लग रहा है कि नहीं, ब्लॉक अभी तक मूव नहीं किया, ब्लॉक मूव करेगा लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ब्लॉक इज एट द वर्ज ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स अभी भी frictional force is equals to applied force, लेकिन this is maximum static friction, this is maximum static friction, FS max। क्या बोला मैंने? maximum static friction, और इसको हम लोग कहते हैं limiting friction। maximum static friction called limiting friction। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, कोशिश कर रहा हूं कि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स क्या क्या बात अभी तक याद रखना है आपको? खत्म नहीं हुआ, आगे जाएंगे। क्या क्या बात आपको याद रखना है कि अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन यह बात कहां तक, कब तक होता है? जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन ना पहुंच जाए, जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन ना पहुंच जाए। लिमिटिंग फ्रिक्शन तक magnitude of applied force is equal to magnitude of frictional force। ठीक है, this is maximum static friction which is called limiting friction। ठीक है, यहां पे इसको जब हम लोगों ने देखा, वो देखने में कैसा था? नहीं, मूव करने का कोई चांस ही नहीं है, नहीं, मूव नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियरली दिख रहा है कि मूव करने का कोई टेंडेंसी नहीं है, ऐसा टाइप। समझ में आ रहा है कि नहीं? टेंडेंसी का बात नहीं कर सकते, सॉरी, टेंडेंसी है इसलिए तो फ्रिक्शन आया। तो क्या बोल रहा था? इसमें मतलब क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, ब्लॉक इज एट रेस्ट।
लेकिन इस पे क्या बोला मैंने, द ब्लॉक इज एट द वर्ज ऑफ मोशन। ब्लॉक मूव करेगा करेगा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, या ब्लॉक जस्ट मूव्स, ब्लॉक जस्ट मूव्स, ब्लॉक थोड़ा मूव किया, ऐसा टाइप। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स ये वाला। नेक्स्ट, अभी अगर अप्लाइड फोर्स, अभी अगर अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन एफएस मैक्स यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन, दिस आर ऑल, मैं इस केस के लिए समझा रहा हूं स्टूडेंट्स, when the applied force is greater than, when the applied force is greater than your limiting frictional force, then ब्लॉक आराम से मूव करना शुरू कर देगा। सभी को दिखेगा कि ब्लॉक has started moving over the horizontal surface। जैसे ही ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा, ठीक है, उस पे जो फ्रिक्शन लगेगा स्टूडेंट्स, उस पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड ब्लॉक जब एक सरफेस के ऊपर मूव करता है, इन दैट केस काइनेटिक फ्रिक्शन में और कोई चेंजेस नहीं आता, काइनेटिक फ्रिक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, काइनेटिक फ्रिक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आया स्टूडेंट्स, ठीक है। एक ब्लॉक जब दूसरे सरफेस के रिलेटिवली मूव करता है तब कैसा फ्रिक्शन आ जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। बट आपको ये याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। और एक बात, काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ प्रॉपर डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into play between two bodies before one body actually starts moving over the other। एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव करने से पहले जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। नेक्स्ट द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी इक्वली बढ़ता है। दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना। लेकिन ये कब तक होता है, ये कब तक होता है, ये कब तक होता है, जब तक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन रीच ना हो जाए, ठीक है। तो उसी के बारे में देखते हैं। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन which comes into play when a body just starts moving over the surface of another body or at the verge of motion। क्या बोला था मैंने कि किसी किसी को देख के लगेगा कि शायद थोड़ा मूव किया बॉडी, और किसी किसी को देख के लगेगा नहीं बॉडी अभी मूव करने वाला है। समझ में आया कि नहीं। जस्ट स्टार्ट्स मूविंग और एट द वर्ज ऑफ मोशन, दैट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है क्योंकि उसके बाद तो मूव करने लगेगा बॉडी। दैट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, जब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, ठीक है, जब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तब बॉडी जो है एक्चुअली मूव करना शुरू कर देगा, दूसरे बॉडी के सरफेस पे एक्चुअली मूव करना शुरू कर देगा।
तब जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा उस बॉडी पे, उस फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into play when a body is in a state of motion over the surface of another body is called kinetic friction। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो स्टूडेंट्स क्या बोला था मैंने कि काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आता। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड remains constant throughout the motion। ठीक है, और एक चीज, काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है। शायद स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी ऐसा फील किया होगा कि फॉर एग्जाम्पल क्लास में कभी ना कभार तो स्टूडेंट्स आपने बेंच को धक्का लगाया होगा या बेंच को पुल किया होगा। तो स्टूडेंट्स क्या आपने ये चीज नोटिस किया कि पुल करने से जस्ट पहले तक, मतलब जब बेंच मूव करना चालू किया उसके जस्ट पहले तक फ्रिक्शन ज्यादा था, मतलब आपको ऑपोजिशन थोड़ा ज्यादा मिला, और जैसे ही एक बार मूव करना शुरू हो गया ऑपोजिशन था लेकिन पहले से थोड़ा कम हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट ऑपोजिंग फोर्स इज नथिंग बट फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है। बॉडी जैसे ही मूव करना शुरू कर देता है तब क्या आ जाता है? काइनेटिक फ्रिक्शन, वो थोड़ा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। मैंने क्या बोला, आपको एक एग्जांपल दिया था रियल लाइफ से कि आप जब एक बेंच को धक्का लगाते हो, लगाया होगा स्टूडेंट्स ऑब्वियसली, यस और नो, डेस्क को कभी ना कभी तो धक्का लगाया होगा, तो आपने शायद फील किया होगा कि मूव करने से पहले तक आपको थोड़ा ऑपोजिंग फोर्स ज्यादा मिल रहा है, लेकिन जैसे ही मूव करना एक बार शुरू हो जाता है ऑपोजिंग फोर्स थोड़ा कम हो जाता है। सो स्टूडेंट्स काइनेटिक फ्रिक्शन इज बिट लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स अभी हम लोग ग्राफ देखेंगे बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग को पता है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन तक अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल होता है। तो प्लीज ध्यान देना स्टूडेंट्स, ग्राफ कैसा होगा? अगर अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल हुआ तो ग्राफ कैसा होगा स्टूडेंट्स? एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट अगर इक्वल होता है तो ग्राफ कैसा होता है? फॉर एग्जांपल दिस इज 1 2 3 1 2 3, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट इक्वल, मतलब 1 1 2 2 3 3, तो कोऑर्डिनेट कैसा होगा? ये वाला, ये इसको अगर आप ज्वाइन करोगे स्टूडेंट्स तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री बनाया हुआ रहेगा, इस एक्सिस से या इस एक्सिस से, मतलब इस एक्सिस के साथ बोलिए या इस एक्सिस के साथ बोलिए, 45 डिग्री बनाया हुआ रहेगा अगर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट अगर इक्वल होता है। तो यहां पे भी तो ऐसा ही है, अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स तो इक्वल होता है। कब तक? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, and inclined to either of the axis by angle 45 डिग्री। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये ग्राफ ये समझा रहा है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तक ये हो गया, दिस इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तक अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। नेक्स्ट, इसके बाद ठीक है, इसके बाद अगर आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हो, दैट मीन्स इफ यू एक्सीड एफएस मैक्स, ठीक है, इफ यू एक्सीड
इफ अप्लाइड फोर्स एक्सीड्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, तब ब्लॉक मूव करना शुरू कर देता है, ब्लॉक मूव करना शुरू कर देता है। और तब कैसा फोर्स आ जाता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। कैसा फोर्स आ जाता है? काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन कांस्टेंट रहता है। तो ये ग्राफ थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद और वेरी नहीं करेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। आप देख सकते हो, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स एक्सिस ना, ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्सिस है। तो आप देख सकते हो काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, मतलब क्या? फ्रिक्शनल फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? आया समझ में? यहां तक समझ में आया तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हुआ? ये वाला कोऑर्डिनेट हुआ काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आया? ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड लिमिटिंग फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड से थोड़ा कम है, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। वेलोसिटी अगर बढ़ेगा कमेगा, वाइल मोशन अगर वेलोसिटी बढ़ेगा कमेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। आप ग्राफ से क्लियरली देख सकते हो कि ग्राफ जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, ग्राफ ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड क्या बात याद रखना है आपको कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तक, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। और तब कैसा फ्रिक्शनल फोर्स होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया स्टूडेंट्स यहां तक? स्टूडेंट्स अभी हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ये पता चला है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। जिन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन का बात चल रहा है, उन दोनों सरफेसेस के बीच का नॉर्मल रिएक्शन। तो हम लोग को पता है कि अगर टच होता है या एक दूसरे को प्रेस करता है तो नॉर्मल रिएक्शन आता है, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। सिमिलरली यहां पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट, यहां पे इक्वल साइन देंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, ठीक है। तो म्यू एस, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को कहते हैं, इसको कहते हैं, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी इक्वल लिखेंगे तो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। दिस कांस्टेंट, दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दो चीज पे डिपेंड करता है। दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट फॉर ए गिवन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, फॉर ए गिवन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट जिनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, फॉर ए गिवन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, दिस टू आर कांस्टेंट्स। ये कांस्टेंट है, लेकिन ये किस बात पे डिपेंड करता है इसका वैल्यू? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स? नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट। नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट नेचर पे डिपेंड करता है कि किस चीज का है। रबर है, कांटेक्ट में जो है कैसा सरफेस है? रबर है,
या प्लास्टिक है या मेटेलिक बॉडी है, क्या है? तो नेचर पे डिपेंड करता है। और एक चीज पे डिपेंड करता है, स्टेट ऑफ पॉलिश, कितना पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक सैंडल खरीदा, ठीक है, तो इनिशियली फ्रिक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, बाद में ज्यादा पॉलिश होता रहता है दिन ब दिन, अब दिन ब दिन वो घिसता रहता है, पॉलिश होता रहता है, तो बाद में फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ पॉलिश पे भी डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू। तो कौन से दो पॉइंट्स पे या कौन से दो चीजों पे डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? तो नंबर 1 इज नेचर ऑफ द सरफेस, नंबर 2 स्टेट ऑफ पॉलिश, कितना पॉलिश किया हुआ है। समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, अगर मैं आपको पूछूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको आप स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बोल सकते, सॉरी, दिस इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या वो सरफेस एरिया इन कांटेक्ट पे डिपेंड करता है? मतलब फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं ऐसे रखूं, इसको अगर मैं ऐसे घुमा के ऐसे रखूं, तो अगर मैं पूछूं आपको कि इस केस में फ्रिक्शन ज्यादा होगा या इस केस में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो स्टूडेंट्स शायद आपका आंसर हो सकता है कि इस केस में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे ज्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट पे है। बट स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि बिकॉज बोथ आर सेम बॉडी, ठीक है, दोनों केसेस पे नॉर्मल रिएक्शन सेम ही होगा स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल इस मास इज m, टेंशन नहीं लेना है, और इसी बॉडी को आपने घुमा के ऐसे रखा, तो यहाँ पे भी इसका मास m ही है, तो नीचे की ओर होगा वेट mg। ये वाला ब्लॉक सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, सरफेस ब्लॉक पे ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। सेम यहाँ पे भी ब्लॉक सरफेस पे नीचे की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और सरफेस ब्लॉक पे ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ठीक है, एंड ब्लॉक रेस्ट कर रहा है, तो ऊपर का फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू नीचे का फोर्स, तो एन इक्वल्स टू क्या आया mg, एन इक्वल्स टू क्या आया यहाँ पे mg। तो आप देख सकते स्टूडेंट्स कि ब्लॉक को अगर मैंने ऐसे घुमा के बिठाया, मतलब सरफेस एरिया बढ़ाने से या कमाने से, सरफेस एरिया बढ़ाने से या कमाने से, सरफेस एरिया इन कंटैक्ट बढ़ाने से या कमाने से नॉर्मल रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं आता। और अगर नॉर्मल रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं आता तो लिमिटिंग फ्रिक्शन में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जो बात मैंने अभी बोला यहाँ पे भी वैलिड है कि सरफेस एरिया कितना कांटेक्ट पे है उस पे फ्रिक्शन का वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा, उस पे काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे घुमाया तो यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया इन कंटेक्ट ज्यादा है, यहाँ पे सरफेस एरिया इन कंटेक्ट कम है, बट दोनों केसेस में नॉर्मल रिएक्शन mg है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स काइनेटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। समझ में आया? मतलब एक नॉर्मल रिएक्शन मतलब क्या है, मतलब दो सरफेस एक दूसरे को कितना प्रेस कर रहा है, दो सरफेस एक दूसरे को कितना प्रेस कर रहा है, तो उस बात पे डिपेंड करता है, ना कि इस बात पे कि कितना सरफेस एरिया कांटेक्ट पे है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया यहाँ तक? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि काइनेटिक फ्रिक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। यस, पता है हम लोग को। अभी इसके जगह पे ये लिखेंगे और इसके जगह पे ये लिखेंगे, n को कैंसिल कर देते हैं तो क्या मिला, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो क्या मिला कि फॉर द सेम टू सरफेसेस इन कंटैक्ट, coefficient of kinetic friction is less than
द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बहुत चेंजेस नहीं होता है, लेकिन थोड़ा चेंजेस होता है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास आपको अच्छी तरह से समझना है, एक एक बात अच्छी तरह से समझना है, सोचना है। नेक्स्ट क्लास हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे और टॉपिक्स भी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास पूरा प्रिपेयर होके आना है स्टूडेंट्स, मतलब ये वाला आज का क्लास पूरा अच्छी तरह से समझ के आना है। तो नेक्स्ट क्लास प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।